हेलो, नमस्कार दोस्तों। एनएल स्टडी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमें मालूम है, रीट एसएसटी में हम इकाईवार अध्ययन कर रहे हैं। आज शुरुआत करते हैं। इकाई 1 भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज से संबंधित। अध्याय 1 सिंधु घाटी सभ्यता। शुरू की क्लासों से लेकर आज तक हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छी तरह से समझते आए हैं। फिर भी दोहरान कर ही लेते हैं एक बार, क्या पता किसी को न याद रहा हो। दोस्तों, इस मानचित्र में छोटा सा मानचित्र है। इसमें देखिए, मानव की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में मानते हैं। यहाँ से ये विभिन्न क्षेत्रों में पलायन करता गया और हमारा ये प्यारा भारत है। यहाँ उत्तर पश्चिम इलाके में सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास बसी थी, जो लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व के लगभग मानते हैं। और यहाँ से मानव ने थोड़ा आगे और प्रस्थान किया 1500 ईसा पूर्व के बाद। तो 1500 ईसा पूर्व से बाद में लगभग 600 ईसा पूर्व तक गंगा यमुना दोआब है। यहाँ मनुष्य ने अपना पदार्पण किया और उत्तर पूर्वी भारत की तरफ आगे बढ़े। फिर मगध साम्राज्य बना और जनपद, महाजनपद बने और फिर आगे से आगे विकास करता गया। तो हमें शुरू की सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। मोटे तौर पर मानव का अफ्रीका से विकास हुआ सभी मानते हैं और हकीकत भी है। और वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के इर्द गिर्द 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच सभ्यता पनपी। उसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ऋग्वेदिक काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तरवेदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। फिर जो वैदिक काल में जितने भी ग्रंथ थे, वेद थे, उनको सुरक्षित रखने के लिए सूत्र साहित्य लिखे गए। तो वो एक सूत्र काल के रूप में माना जाता है। दोस्तों, यहाँ आते आते जाति व्यवस्था पनप चुकी थी। वैसे वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में एक बार उल्लेख मिला है, लेकिन वो कर्म के आधार पे थी, जन्म के आधार पे नहीं। अब जो जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था बनी, वो मानवता से थोड़ी अटकर थी। इसलिए अनेक धर्मों का उनके विरोध में आविर्भाव हुआ, जिनमें से मुख्य रूप से बौद्ध और जैन धर्म हमारे भारत में पनपे। इसमें बौद्ध धर्म तो पूरे विश्व में फैल गया। और इतिहास शब्द, हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इन शब्दों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इति का मतलब होता है पहले, हास का मतलब होता है घटित होना। अर्थात इतिहास अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन या अतीत की घटनाओं की क्रमबद्ध जानकारी को ही इतिहास कहते हैं। भारत में इतिहास लेखन परंपरा है। इसके जनक विलियम जोन्स थे। दोस्तों, लेखन के आधार पर इतिहास का विभाजन विद्वानों ने 3 भागों में किया है।
एक प्रागैतिहासिक काल जो शुरू से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक, मानकर चलते हैं कि 3000 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता पनप चुकी थी, तो वहाँ तक। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और तीसरा है ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व के बाद का काल। इनमें प्रश्न कहाँ से पुटअप हो सकते हैं, थोड़े थोड़े ध्यान से देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का उप विभाजन मुख्य रूप से पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, जिसे नव पाषाण काल भी कहते हैं, 3 कालखंडों में विभाजन हुआ था। तो इन अलग अलग कालखंडों के बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कि आग की खोज कब हुई, पहिए का आविष्कार कब हुआ, खेती मानव ने कब से शुरू की। तो आग की खोज पूर्व पाषाण काल में, और हस्तकुठार का प्रयोग भी पूर्व पाषाण काल में मानव ने शुरू कर दिया था। भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रथम साक्ष्य है पलवरम, जो कि मद्रास में है। वहाँ 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ये पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य खोज निकाले थे, प्रथम हस्तकुठार खोज लिया था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया और प्रथम पालतू पशु के रूप में कुत्ता पाला गया। भारत में मध्य पाषाण काल के प्रथम साक्ष्य 1867 ईस्वी में विंध्याचल क्षेत्र है, उसमें कार्लाइल द्वारा स्थल खोजे गए। दोस्तों, राजस्थान में भी इस काल के कई स्थल मिले हैं, जिनमें बागौर और तिलवाड़ा मुख्य हैं। नवपाषाण काल में मानव ने खेती करना शुरू कर दिया। प्रथम साक्ष्य खेती का मेहरगढ़, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ मिले हैं। पहिए की खोज भी नवपाषाण काल अर्थात उत्तर पाषाण काल में हुई थी, और प्रथम वैज्ञानिक खोज मानते हैं इसे, क्योंकि यहाँ से मानव एकदम से नवीन रूप में प्रवेश कर गया था। और मानव ने धातुओं में प्रथम धातु तांबा का प्रयोग किया। कई सोचते होंगे कि लोहे के बारे में, लोहा बहुत बाद में आया था दोस्तों। तो सबसे पहली धातु तांबा थी। धीरे धीरे, क्योंकि तांबा एक कोमल धातु है, तो उसे मजबूती प्रदान करने के लिए इंसान ने तांबे में टिन मिलाया और दोनों के मिश्रण से कांसा बना। ये प्रश्न भी बहुत बार आया है। ये जितने भी यहाँ शब्द मैंने लिखे हैं, ये हर परीक्षा में ने तो एक दो छोड़कर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनना, और मैं जो अन्य शब्द कई बोल रहा हूँ वो भी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का मतलब है लेखन कला का ज्ञान नहीं, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल, इसका मतलब है इतिहास का लेखन शुरू हो चुका था। इतिहास लेखन के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो अपठनीय, आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता इसी कालखंड में मानी गई है। हालांकि वेदों का अध्ययन कर लिया है, लेकिन वो अतैसी कालखंड के अंतर्गत हैं। आद्य ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल था। और तीसरा काल है ऐतिहासिक काल, जो 600 ईसा पूर्व के बाद लेखन कला का इसमें ज्ञान था और वो साहित्य पढ़े भी गए। अब आते हैं हमारे मुख्य बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता पे। सिंधु घाटी सभ्यता में
अनेक स्थलों की खोज हुई, तो उन खोजों को विस्तार रूप देने के लिए सबसे पहले एक विभाग की स्थापना की गई, जिसे भारतीय पुरातात्विक विभाग नाम दिया गया। पुरातत्व अर्थात जो प्राचीन अवशेष हैं उनकी खोज करने वाले विभाग की स्थापना। ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उनके प्रयासों से इस विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी में कलकत्ता में तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। क्योंकि प्रोत्साहन कनिंघम का था, इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक ये कनिंघम को ही मानते हैं, और उन्हीं को कर्जन ने सबसे पहले प्रथम निर्देशक बनाया। ये 1940 नहीं, 1904 है, इसे न देखें। और 1920 में निर्देशक थे जॉन मार्शल। बीच में अनेक निर्देशक बने हैं, लेकिन ये तीन हमें याद रखने जरूरी है, क्योंकि तीनों ही बहुत बार प्रश्नों में पूछे गए हैं बोर्ड द्वारा। क्योंकि ये तीन सन महत्वपूर्ण थे। एक तो 20वीं सदी का तीसरा दशक, अर्थात 1920 से लेकर 1930 के मध्य का काल है, क्योंकि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। और एक 1947 अर्थात भारत आज़ाद हुआ था, और एक 1904 पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। तो ये तीन वर्ष हैं या तीन निर्देशक हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। 1904 में कनिंघम, 1920 में जॉन मार्शल, और 1947 में मार्टिमर व्हीलर। इनकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, अगर आपको अच्छी लगे तो याद कर लेना, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। निर्देशक कमावा है, निर्देशक है कमावा है, अर्थात है कनिंघम, मार्शल, व्हीलर। ये सन हमें पता ही है, तीनों घटनाएं याद हैं, तो क्रम से के कनिंघम, मार्शल व व्हीलर याद रख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई, लेकिन उस समय निर्देशक कौन थे हमने अभी पढ़ा है, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने इसे नाम दिया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। साथियों, नाम जॉन मार्शल ने दे दिया, लेकिन विधिवत रूप से इसकी घोषणा 1924 में लंदन से प्रकाशित होने वाले लंदन साप्ताहिक समाचार पत्र में 1924 में घोषणा की गई। और भारत के पुरातात्विक विभाग के जनक तो कनिंघम थे, हमने पढ़ लिया। लेकिन राजस्थान का पेपर है, तो राजस्थान में पुरातात्विक विभाग के जनक किसे माना जाता है? कार्लाइल, जिन्होंने मध्यकालीन मध्यपाषाण काल के स्थलों की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या क्या हमें पढ़ने को मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता, कारण सबसे पहले हड़प्पा स्थान की खोज की गई। प्रथम नगरीय सभ्यता, कारण क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी। विभिन्न नगरों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ताम्रयुगीन सभ्यता, तांबे का आविष्कार है, और तांबा टेन मिलाकर कांसा बनाया गया, तो कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे ही कहते हैं। यह आधे ऐतिहासिक काल में आती है। ऋग्वेद में सिंधु घाटी सभ्यता को हरियूपिया नाम दिया गया है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। हरियूपिया आकार इसका त्रिभुजाकार था दोस्तों। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में इनके स्थल मिले हैं। स्थल बहुत मिले हैं, लेकिन अफगानिस्तान में मिलने वाले दो स्थल, मात्र दो स्थल मिले हैं, मुंडीगाक और सोर्तुगोई। ये दो स्थल पेपर बनाने वालों के लिए बहुत ही मनपसंद स्थल है। वो हर एक दो परीक्षा छोड़कर
इनके बारे में पूछ लेते हैं। तो मुंडीगोक और सोरतुगुई अफगानिस्तान में है, और पाकिस्तान में अनेक स्थल हैं, उनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, कोट दीजी, लगभग ये दड़ों वाले और कोट वाले ये तो पाकिस्तान में हैं ही हैं। चनुदड़ो, अब इन मुख्य नगरों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। पहला हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा है। इसके अवशेष है पढ़ने के लिए हमें सबसे मुख्य अन्नागार के बारे में याद रखना ही पड़ेगा, जो कि एक विशाल भवन है। अन्न रखने के लिए 6 कमरे, 1 2 3 4 5 6 एक साइड में और 6 दूसरी साइड में। 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 कुल 12 हो गए। तो ये 12 कक्षों वाला एक अन्नागार है। कब्रिस्तान R37, कब्रिस्तान है R37 से नाम दिया गया था। कब्रिस्तान आप जानते ही होंगे, जहाँ मानव को दफनाया जाता है। इक्का गाड़ी पीतल या तांबे की, कांसा दर्पण है, कांसा धातु है, उसका एक दर्पण मिला है। योगी की प्रस्तर मूर्ति धड़, ये कई बार प्रस्तर धड़ भी नाम आता है इसका। तो योगी पुजारी की प्रस्तर अर्थात पत्थर की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। हाँ, धातु की मूर्ति योगी की मिली है वो मोहनजोदड़ो से, ये अंतर है थोड़ा। स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की मुहर, जिसे उर्वरता की देवी नाम दिया गया, ये भी हड़प्पा से मिली है। गठिया रोग के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। लकड़ी का ताबूत जिसमें स्वादान रखे जाते थे, वो भी हड़प्पा से मिले हैं। मछुआरे का चित्र हड़प्पा से मिला है। इसकी खोज हमने पढ़ी लिया है, 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। एक ट्रिक है, अच्छी लगे तो याद रख लेना। हरा मोह हद कर गया, हरा मोह हद कर गया। हरा रंग समझ लो, लाल रंग खतरे का निशान होता है, हरा शुभ माना जाता है। तो हरा मोह हद कर गया। हरा है है है, 3 है आए, इसका मतलब हड़प्पा के बारे में है। तो है का तो हड़प्पा बन गया। बाकी 3 शब्द, 3 अक्षर बचे हैं, रा मो दे। रा का रावी, मो का मोंटगोमरी, दे का दयाराम साहनी। रावी नदी, मोंटगोमरी जिला और दयाराम साहनी। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला। इसे सिंध का बाग भी कहते हैं, सिंध का मरुस्थल भी कहते हैं, सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं, स्तूपों का शहर भी कहते हैं। ये इसमें अवशेष मिले हैं बृहद स्नानागार, जिसे तत्कालीन विश्व का अद्भुत निर्माण कहा गया है। ये प्रश्न रीट में पूछा हुआ है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति यहीं से मिली है। एक नर्तकी नाचती हुई कांस्य की मूर्ति है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। दाढ़ी वाले पशुपति शिव, जिसे आद्य शिव कहा गया है, वाली मोहर भी यहाँ मिली है, जो पशुओं से घिरा हुआ है। मलेरिया के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। गठिया के साक्ष्य हड़प्पा से थे और यहाँ मलेरिया के। ये स्थल 7 बार उजड़ा और बसा, लेकिन कब्रिस्तान नहीं है। जिस प्रकार हड़प्पा में कब्रिस्तान है, यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। इसमें भी ट्रिक है दोस्तों। मोसी मोरा मोल करती है, मोसी मोरा मोल करती है। मो 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 अर्थात मोहनजोदड़ो। सी सिंधु, रा राखलदास बनर्जी, ले लरकाना जिला पाकिस्तान में।
हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है दोस्तों। किसने? पिगट ने। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को पीगे जोड़ दी। पीगे जोड़ दी अर्थात पिगट जोड़ी जुड़वा, अन्यथा नहीं लेने। तीसरा स्थल है लोथल, जो कि हमारे भारत में कच्छ जिला गुजरात में है। इसका अर्थ है गुजराती भाषा में मुर्दों का नगर। मुर्दों का नगर। गोदीवाड़ा डार्क यार्ड मिला है यहाँ। डार्क यार्ड अर्थात बंदरगाह। जलियान जहाँ आते जाते हैं वो गोदीवाड़ा बोलते हैं उसे। कौवा और लोमड़ी की कहानी पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र नामक एक पुस्तक लिखी गई थी। उसमें कौवा और लोमड़ी की जो कहानी है वो यहाँ अंकित मिली है। इसे लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। भरूच एक बंदरगाह है जिसे यूनानी भाषा में बेरीगाजा नाम दिया गया है। वो बंदरगाह भी गुजरात में ही है। लोथल से आटा चक्की, फारसी मुद्रा, क्योंकि यहाँ से व्यापारिक आदान प्रदान होता था। दुर्ग अन्य स्थलों में पश्चिम में होते हैं, लेकिन यहाँ दुर्ग है वो पूर्वी भाग में है। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उन सब में दो स्तर होते थे। एक तो ऊपरी स्तर जिसे दुर्ग कहा गया, दूसरा सामान्य आवास है नीचे की तरफ। तो पश्चिम दिशा में दुर्ग होता था और पूर्वी दिशा में सामान्य आवास होता था, लेकिन यहाँ इसका उल्टा है। ठीक इसी प्रकार इनके मुख्य दरवाजे हैं। दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे। अन्य जितने भी स्थल हैं उनमें मान लेते हैं ये मुख्य सड़क है और ये मकान है। यहाँ पतली गली है। तो मुख्य सड़क की तरफ दरवाजे नहीं खुलते थे अन्य स्थानों में, लेकिन यहाँ मुख्य सड़क की तरफ दरवाजे खुले हैं। अन्य जितने भी स्थल मिले उनमें ये मुख्य सड़क इसकी तरफ दरवाजे बंद, पीछे की साइड में दरवाजे खुलते थे। लेकिन लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले हैं। यहाँ गोरिल्ला के साक्ष्य मिले हैं। 3 युगल स्वादान मिले हैं। युगल अर्थात पुरुष और स्त्री दोनों के एक साथ स्वादान। अग्निवेदिका मिली है। चावल के प्रथम साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। एक ट्रिक है रंग लो राव। रंग अर्थात रंगपुर, लो लोथल, राव एसआर राव। रंगपुर लोथल की खोज एसआर राव द्वारा की गई। दोस्तों लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था। प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार। अब आते हैं चौथा स्थल, जो कि पेपर बनाने वालों के लिए बहुत ही पसंदीदा स्थल माना जाता है, कालीबंगा। ये कालीबंगा स्थल है, ये हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसमें अवशेष मिले हैं जूता हुआ खेत। ग्रिड पैटर्न दोहरी फसल के साथ है। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है समकोण पर वहाँ ऐसे हल की धारी के साक्ष्य मिले हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। और दोहरी फसल चना और सरसों के साक्ष्य मिले हैं। 7 अग्निकुंड मिले हैं। अलंकृत फर्श मिला है। कुएं मिले हैं। ईंट के चबूतरे मिले हैं। बेलनाकार मोहर। कुल 37 कब्रें मिली हैं यहाँ। एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं।
जो शल्य चिकित्सा का प्रमाण देते हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नाली मिली है, ताबीज मिला है, तंदूरी चूल्हे, क्योंकि यहाँ चिकनी मिट्टी है नाली की, तंदूरी चूल्हे आज भी बनते हैं वहाँ इस क्षेत्र में। तंदूरी चूल्हे मिले हैं, ऊँट की अस्थियाँ मिली हैं। इसे दीनहीन बस्ती कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कच्ची ईंटों के मकान थे। तो हर कोई मानता है कि अगर दीनहीन बस्ती नहीं होती तो पक्की ईंट होनी चाहिए। दशरथ शर्मा ने इसे तीसरी राजधानी कहा। पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी दशरथ शर्मा के दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा है तीसरी राजधानी। दोस्तों, इसकी खोज 5 स्तरों में हुई और ये घग्गर नदी के किनारे है। ये सारे के सारे शब्द मैंने लिखे हैं, ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे हैं। 5 स्तरों में खोज है, ये 5 स्तरों में खोज हुई है। ये पीछे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था प्रश्न। इसमें एक छोटी स्ट्रिक है, काला अमल खोजा तो बीबी के थप्पड़ पड़ा। काला अमल खोजा तो बीबी के थप्पड़ पड़ा, अर्थात काला कालीबंगा, अमल अमलानंद घोष, बीबी बीबी लाल और थप्पड़ बी के थापर। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की, जबकि बीबी लाल और बी के थापर ने उत्खनन कार्य किया। अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चनुदड़ो। दोस्तों, चनुदड़ो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है इसके बारे में। चनुदड़ो पाकिस्तान में है वर्तमान में। इसे औद्योगिक नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ उद्योग धंधों से संबंधित बहुत से साक्ष्य मिले हैं। इसमें दुर्ग नहीं, अन्य स्थलों में दुर्ग थे लेकिन इसमें कोई दुर्ग नहीं मिला है। यहाँ एल आकार की ईंटें मिली हैं, मात्र इस स्थल पर मिली हैं। बैलगाड़ी के इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी मिली है। झुक्कर झांगर संस्कृति, इसका मतलब है प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले और उत्तर हड़प्पा, हड़प्पा के बाद का मिश्रण इस स्थल पर मिला है। लिपस्टिक व श्रृंगार पेटिका इस स्थल से मिली है। स्त्रियों के श्रृंगार के लिए जो पेटिका होती थी वो भी यहाँ मिली है। अगला स्थल है सुरकोटड़ा। ये तो दोस्तों अपने कच्छ जिला गुजरात यहीं पड़ता है। यहाँ घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ये माना गया है कि लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उसके अपवाद के रूप में ये घोड़े की अस्थियाँ सुरकोटड़ा में मिली हैं। तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि घोड़े की अस्थियाँ कहाँ मिली हैं। कहाँ मिली? सुरकोटड़ा में। लेकिन सिंधु वासियों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। कलश स्वादान मिले हैं। कलश स्वादान क्या होता है इसके बारे में आगे फिर चर्चा करेंगे। सभ्यता के पतन के साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसके साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज की गई। धोलावीरा, ये भी कच्छ जिला गुजरात में। सफ़ेद कुआं, धोलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआं। ये नवीनतम खोज मानी जाती है। जोशी और बिष्ट, जेपी जोशी और बिष्ट ने इस स्थल की खोज की। ये अन्य जितने भी स्थल मिले हैं वो सारे किसी न किसी प्रकार की नदी के किनारे मिले हैं, लेकिन ये धोलावीरा है ये किसी नदी के किनारे नहीं। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि अन्य स्थल 2 भागों में थे लेकिन ये 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग और सामान्य आवास। जबकि ये दुर्ग, सामान्य आवास और बीच में एक मध्य स्तर और इसमें मिला है। उत्तम जल निकास प्रणाली, धोलावीरा की मुख्य विशेषता उत्तम जल निकास प्रणाली, जिसके कारण इसे जलाशय नगरी भी बोलते हैं मानना है। स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। जुन्नी कुरान स्टेडियम बोलते हैं। 17 अक्षरों वाला सूचना पट,
सूचना पट के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों भारतीय क्षेत्र, एक तो पाकिस्तान का क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र और एक भारतीय क्षेत्र वर्तमान में। तो भारतीय क्षेत्र जो वर्तमान में है, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा ये है। इसके बाद में राखी गढ़ी का स्थान आता है जो कि हरियाणा में है। सुतकांगेडोर दोस्तों ये बलूचिस्तान में पड़ता है, दासक नदी के किनारे और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल। व्यापारिक चौराहा, व्यापार चारों तरफ से होता था, यहाँ एकदम बीच का सेंटर का स्थान था। बाणागर मिले हैं, यहाँ ब्लेड के टुकड़े मिले हैं। रोपड़ स्थान है ये पंजाब में, रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के किनारे। वर्तमान में इसे रूपनगर के नाम से जाना जाता है। मांडा, मांडा दोस्तों जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित था और सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा ही था। दयमाबाद ये महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल। आलमगीरपुर मेरठ जिला यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में इंडन नदी के किनारे और ये सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना गया है। बालाकोट ये भी दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अन्य स्थल नदियों के किनारे थे, लेकिन ये अरब सागर के किनारे था। ये पाकिस्तान में है। शीप उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध था और यह भी एक बंदरगाह नगर था। जैसे ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल और ये नॉर्थ स्थल, ये लंबाई उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर के लगभग मानी गई है, 1400। और उत्तरी स्थल सबसे उत्तर में मांडा, यहाँ मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में था, चिनाब नदी के किनारे। तथा दक्षिण में दयमाबाद जो कि महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र महाराष्ट्र, यहाँ मिला है दयमाबाद सबसे दक्षिण स्थल है। इसी प्रकार पश्चिम से वेस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर ये लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर मानी गई है। ईस्ट पश्चिम स्थल है, सबसे पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में था, दासक नदी के किनारे अभी पढ़ा हमने। और सबसे पूर्वी स्थल यहाँ पर है, ये आलमगीरपुर है, मेरठ जिला यूपी में इंडन नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों इसके बारे में हमारे रीट में पूछे जाने वाले लगभग प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा कर लिया इस वीडियो में। फिर भी कोई शेष रह गया तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन करीब करीब हमारा कल्याण सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसमें हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।